अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड और चैप्टर 3 के अंदर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 के अंदर हमने वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स को सीखा था और ये जो लेक्चर 2 है इसके अंदर हम वेस्पर थ्योरी को कंटिन्यू रखेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से लॉन पेयर्स को फाइंड किया जाता है और जो ज्योमेट्रीज हैं उनको किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले बात करनी है सेंट्रल एटम की, तो उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जो इस लेवल पे हमारे लिए ज़रूरी हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो फार्मूला में एक बार अपेयर होता है। मिसाल के तौर पे एक कोवलेंट कंपाउंड है, नीचे एग्जांपल है, चलो वहीं से ले लेते हैं CH4। तो CH4 में कार्बन जो है उसका एक एटम मौजूद है, तो कार्बन एक दफ़ा आया इस फार्मूला में, तो कार्बन जो है वो यहाँ पे सेंट्रल एटम है। और जो हाइड्रोजन है ये सराउंडिंग एटम्स कहलाएंगे, जिनका नंबर ज़्यादा है, 4 हैं, ये सराउंडिंग एटम्स हैं। कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हम देखें, एल्युमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन के 3 आयंस मौजूद हैं, एल्युमिनियम का एक आयन मौजूद है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का एक आयन मौजूद है, लिहाजा एल्युमिनियम का आयन सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम कहलाएगा और क्लोराइड आयंस जो हैं वो सराउंडिंग आयंस या सराउंडिंग एटम्स के तौर पर अपेयर होंगे। नीचे कुछ एग्जांपल है, मैग्नीशियम इन MgCl2, मैग्नीशियम 1 टाइम अपेयर हो रहा है। सिमिलरली एल्युमिनियम Al इन एल्युमिनियम हाइड्राइड, AlH3 में Al एल्युमिनियम 1 टाइम अपेयर हो रहा है, सो इट्स अ सेंट्रल आयन, सेंट्रल एटम। और CH4 में कार्बन जो है 1 टाइम है, तो कार्बन जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम के तौर पे होगा। और जो लॉन पेयर्स हमने डिटरमिन करने हैं ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए, याद रखिए वो लॉन पेयर्स हम सेंट्रल एटम ही से निकालते होते हैं। इससे पहला जो वीडियो लेक्चर था पार्ट 1 वेस्पर थ्योरी पे, उसमें हमने पास्टुलेट्स के अंदर ये सीखा है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री जो डिटरमिन की जाती है वो जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका नंबर डिटरमिन करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन सी होगी। तो मेन चीज़ है सेंट्रल एटम मालूम करना और फिर सेंट्रल एटम में से टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये चेक करना कि कितने बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने फ्री हैं। तो इसके लिए आते हैं हम सेकंड हेडिंग के ऊपर, वो है हाउ टू फाइंड लॉन पेयर्स। तो लॉन पेयर्स फाइंड करने के लिए हमें लॉन इलेक्ट्रॉन्स का पता करना ज़रूरी है। लॉन इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का एक सिंपल सा मैंने फार्मूला बना दिया है। आप चेक करो कि उस सेंट्रल एटम में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहले तो ये चेक करो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर ये चेक करो कि उसके अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। पहले चेक करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर कितने बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो फिर आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप माइनस कर दो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो आपको मिल जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन बॉन्डिंग। एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने आपके लिए बना रखी है, एक्चुअल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन पहले एक एग्जांपल आप चेक कर लें। वही ऊपर जो फार्मूला है नीचे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे आएंगे, ये चेक कर लें कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं माइनस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन बॉन्डिंग। अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ये कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में ज़रा देखें, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज कर रखा है। तो जहाँ पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप में अरेंज कर रखा है, तो वहाँ 2 तरह के कैटेगरीज बनती हैं, 2 तरह के ग्रुप्स आते हैं। कुछ ग्रुप्स के साथ A आता है, A कैटेगरी होती है, 1A से लेके 8A तक हम बात करते होते हैं। 8वां ग्रुप जो है उसके अंदर जो है वो नोबल गैसेस आती हैं। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनके साथ B लिखा होता है, B कैटेगरी, उसमें भी आपको 1B से लेके 8B तक या सम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 10B तक भी आपको मिलेंगे। लेकिन चलें यहाँ पे हम 8 ही ले लेते हैं, जो पुराना वर्जन हमारे पास पीरियोडिक टेबल का आमतौर पे हमारी बुक्स में भी प्रिंट हुआ होता है। तो
1b से लेके 8b तक। तो ये दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो ए कैटेगरी है इनको हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट्स, और जो बी कैटेगरी है इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको इनको आइडिया होगा, नहीं भी तो आगे इसी केमिस्ट्री के अंदर हम किसी मौके के ऊपर जाके बात करेंगे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। बहरहाल इस वक्त जो हमने बात करनी है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से वो कैटेगरी ए की बात करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स हैं और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो एक्सरसाइज के अंदर कंटेंट मौजूद है उसमें नॉर्मल ग्रुप है। और वैसे भी सिवाय एक आध चैप्टर के जो आपकी एफएससी में शामिल है, बाकी आपके जो एफएससी का सिलेबस है उसमें नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट्स शामिल है 1A से 8A तक। तो 1A से 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ग्रुप नंबर होता है वही इक्वल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। मिसाल के तौर पे कोई एलिमेंट है ग्रुप 1 से तो उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई ग्रुप 2 से है उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वाले में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किसी एलिमेंट में कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? उसके ग्रुप नंबर से पता चलेगा। अगली बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो बॉन्डिंग में यूज़ होने वाला इलेक्ट्रॉन हमें पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, डुबलेट और ऑक्टेट रूल को सामने रखते हुए हम चेक कर सकते हैं कि कितने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो ये दो चीज़ें, ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए और डुबलेट और ऑक्टेट पे याद करवा दूं, डुबलेट रूल वो होता है जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो हैं अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं स्टेबल होने के लिए। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि अपने आखिरी शेल के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जो हमारा मेन मकसद है कि हमें सेंट्रल एटम में से ये निकालने का तरीका आ जाए कि कितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने लोन पेयर्स बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल मैंने चुनी है वो एल्युमिनियम क्लोराइड की है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसमें एल्युमिनियम देखें, एक है फार्मूला AlCl3, तो एल्युमिनियम का एक एटम है, लिहाजा एल्युमिनियम हुआ सेंट्रल एटम। और क्लोरीन जो है उसके 3 आइंस हैं, तो वो 3 जो है वो सराउंडिंग आइंस या सराउंडिंग एटम्स के तौर पे अपेयर हो जाएंगे। अब हमें इन तीनों का पता करना है कि एल्युमिनियम का ग्रुप कौन सा है और क्लोराइड या क्लोरीन का कौन सा ग्रुप है। बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम ग्रुप 3 में आता है पीरियोडिक टेबल में। ये ग्रुप 3 का मेंबर है। तो जैसे मैंने ऊपर एक लंबी बहस करके आपको बताया कि जो ग्रुप नंबर हो नॉर्मल केसेस के अंदर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 3 है, लिहाजा एल्युमिनियम के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो है वो बनाएंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन जो है हैलोजन है, ग्रुप नंबर 7 के अंदर ये शामिल है। तो ये ग्रुप नंबर 7 के अंदर शामिल है, तो बताइए इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डेफिनेटली 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मुझे बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक क्लोरीन एटम को मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? तो ऑक्टेट तो ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। ग्रुप नंबर 7 में है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब है क्लोरीन के एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फार्मूले में देखें तो कितने क्लोरीन के एटम हैं? 3 क्लोरीन या क्लोराइड आइंस या 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। तो एक को एक चाहिए, तो 3 को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने थे एल्युमिनियम के पास? 3 थे। और 3 क्लोराइड आइंस को या क्लोराइड एटम्स को वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 3 क्लोरीन एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अवेलेबल भी 3 है, ज़रूरत भी 3 की है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने निकालने हो, लॉन इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर्स निकालने हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं माइनस वो इलेक्ट्रॉन्स जो यूज़ हो रहे हैं बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और अवेलेबल है 3, तो 3 - 3
हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले 0, इसका मतलब है इसमें लॉन पेयर्स कोई नहीं है, लॉन पेयर का नंबर इसमें 0 है। आई होप कि ये एग्जाम्पल और ऊपर जितना भी मैंने अभी तक बात की है वो आपको समझ आ रही होगी। अभी मैंने और आपको बहुत सारी एग्जाम्पल करवानी है जिसके अंदर आपको मज़ीद लॉन पेयर्स निकालने का तरीका मैंने बताना है। जी, तो एग्जाम्पल्स में आप देखें कि किस तरह हमने इन चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम एग्जाम्पल का है, सेकंड कॉलम उस एग्जाम्पल में, उस कंपाउंड में, उस मालिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है वो बताना है। फिर उसके बाद अगला जो कॉलम है उसके अंदर सराउंडिंग एटम, और फिर आखिरी कॉलम के अंदर उसके अंदर लॉन पेयर्स जो हैं वो कितने निकलते हैं। तो पहली जो एग्जांपल यहाँ पे टेबल के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूला के ऊपर आप गौर करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है। इसका मतलब है कार्बन का 1 एटम है तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम हुआ, और ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम्स हैं तो वो सराउंडिंग एटम्स हुए। तो जहाँ सेंट्रल एटम है वहाँ मैंने कार्बन लिख दिया, सराउंडिंग एटम वाले कॉलम में ऑक्सीजन लिख दिया। अब ये चेक करना है कि इसमें कितने लॉन पेयर शामिल है। तो ज़रा चेक करें कार्बन का ग्रुप कौन सा है। कार्बन का ग्रुप नंबर 4 है। ग्रुप नंबर 4 है तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन में वो 4। और ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 6 में है। ग्रुप नंबर 6 में है, इसका मतलब है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूले में कितने ऑक्सीजन है, फार्मूले में 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को 2 चाहिए, तो 2 को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अवेलेबल 4 हैं। बॉन्डिंग में रिक्वायर्ड कितने हैं, बॉन्डिंग में भी 4 हैं, तो 4 माइनस 4 रिजल्ट निकला 0। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लॉन पेयर कोई नहीं है, 0 लॉन पेयर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो वाटर की है। वाटर में फार्मूला H2O। तो ऑक्सीजन जो है वो एक एटम मौजूद है, लिहाजा ऑक्सीजन हुआ सेंट्रल एटम, और 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम हुआ सराउंडिंग एटम। अब चेक करना है कि इसमें लॉन पेयर कितने हैं, तो सेंट्रल एटम पे आ जाएं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सराउंडिंग पे आ जाएं, सराउंडिंग में आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, और ग्रुप 1 में हाइड्रोजन डुबलेट कंप्लीट करता है, और एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से मौजूद है, वो ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद है। उसे अपना डुबलेट कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूले में कितने हाइड्रोजन है, फार्मूले में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल 6 इलेक्ट्रॉन है। रिक्वायर्ड कितने हैं बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में 2 रिक्वायर्ड हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कितने होंगे, 6 टोटल अवेलेबल हैं। बॉन्डिंग में रिक्वायर्ड 2 हैं, 6 माइनस 2 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए। और अगर पेयर में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 लॉन पेयर्स। इसका मतलब है H2O के अंदर जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है उसमें 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाए जी SiCl2, सिलिकॉन क्लोराइड। इसमें सिलिकॉन एक दफ़ा है, एक एटम है, तो सिलिकॉन हुआ सेंट्रल एटम। क्लोरीन 2 एटम्स हैं तो क्लोरीन हुआ सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम जो सिलिकॉन है Si, उस पे देखें तो सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 4 का मेंबर है। इसके पास भी वैलेंस शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो अब सराउंडिंग एटम की रिक्वायरमेंट देखते हैं। सराउंडिंग एटम है क्लोरीन, क्लोरीन है ग्रुप 7 के अंदर, और 7 के अंदर है तो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लोरीन को एक चाहिए। तो फार्मूले में कितने हैं, फार्मूले में है 2 क्लोरीन, एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अवेलेबल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग में रिक्वायर्ड 2 हैं, तो 4 माइनस 2 रिजल्ट आया 2, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 पेयर, तो 1 लॉन पेयर। तो SiCl2 सिलिकॉन क्लोराइड के अंदर, सिलिकॉन के अंदर एक लॉन पेयर जो है वो मौजूद है।
अब अगली एग्जांपल है सल्फर ट्राई ऑक्साइड की। सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 में देखें तो सल्फर एक एटम मौजूद है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो सल्फर चूंकि एक है तो सल्फर हुआ सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन हुए सराउंडिंग एटम्स। सेंट्रल एटम पे आ जाएं। सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर है, सल्फर मेंबर है ग्रुप 6 का, इसके पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो भी ग्रुप 6 का है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स को, क्योंकि फार्मूले में देखें SO3 ऑक्सीजन 3 हैं, तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? 3 ऑक्सीजन एटम को फिर 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता तो एक की वैल्यू के साथ टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया करें। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 3 ऑक्सीजन है, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी 6 चाहिए, तो 6 - 6 0 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर भी क्या निकला? 0। तो SO3 में 0 लॉन पेयर मौजूद है। लास्ट के ऊपर NH3 एग्जाम्पल मैंने शामिल कर दी है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये एक एटम मौजूद है N का, तो N जो है इसका एक एटम है तो लिहाजा N हुआ सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन हुए सराउंडिंग एटम, इनको लिख लिया। अब जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, ज़रा चेक करते हैं कि किस ग्रुप में है। तो नाइट्रोजन है ग्रुप 5 में और इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में मौजूद है और ग्रुप 1 में मौजूद है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हुआ। तो डुप्लेट कंप्लीट करना है इसे। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक पहले है, एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 1 हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं फार्मूला में? टोटल 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हुई। तो इसका मतलब हुआ कि बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। तो 5 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट 3 है, 5 - 3 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले फ्री और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल टू पेयर 1 पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 लॉन पेयर। तो NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लॉन पेयर मौजूद है। तो इस तरह आपने ये जो मैंने टेबल बनाया आपके लिए, इसके अंदर सीख लिया कि किस तरह से हम लॉन पेयर्स जो हैं वो सेंट्रल एटम में निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम किस ग्रुप पे बिलोंग करता है, सराउंडिंग एटम किस ग्रुप को बिलोंग करता है और ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। ये सारा नॉलेज अगर हमारे पास होगा, ये हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमें पता होगा, तो ही हम लॉन पेयर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने लॉन पेयर फाइंड कर लिया, हमें पता चल गया उसमें 0 है, 1 2 3 कितने लॉन पेयर्स हैं, तब ही जाकर हम उसकी ज्योमेट्री जो है वो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी डिटरमिन करने के काबिल होंगे। तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझें और तैयार करें। नोट्स जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, वो है एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। इस हेडिंग से पहले हमने ऊपर जितनी बातें भी की, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पोस्टुलेट्स पढ़े, इससे इस सेकंड लेक्चर के अंदर ऊपर हमने लॉन पेयर निकालना सीखा। तो पोस्टुलेट्स और लॉन पेयर्स हमने इसीलिए सीखा है कि हम वेस्पर थ्योरी को अप्लाई कर सकें। मेन पार्ट जो है वो ये स्किल हासिल करना है कि वेस्पर थ्योरी का सारा कंसेप्ट लेकर आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन कर सकें। तो एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी में ये सबसे अहम चीज़ है, ज्योमेट्री डिटरमिन करना। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर 1 बाय 1 मैं तमाम जो ज्योमेट्रीज हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है उनको डिटरमिन करना सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर एंड के ऊपर मैं आपको बता दूं कि हमने किन किन चीज़ों का जिक्र करना है, ताकि आपका एक माइंड पहले से बना और उस जो लेक्चर 3 होगा हमारा
उसको समझना आसान हो। तो जो एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी हैं उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया। ये बुक से ज़रा तरतीब हट के है, बुक वाली तरतीब ज़रा डिफ़िकल्ट है, मैंने इसको आसान कर दिया है। आप एक बात समझ लें कि सराउंडिंग एटम जितनी भी हमारी, ये आगे हमने एग्जांपल्स लेनी है, तमाम के अंदर सराउंडिंग एटम्स को बी से डिनोट किया गया है और सेंट्रल एटम को ए से डिनोट किया गया है। वेस्पर थ्योरी में ऐसी कोई एग्जांपल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना वेस्पर थ्योरी में आती है जिसमें एक सेंट्रल एटम हो और एक सराउंडिंग एटम हो। ए बी वाली कोई टाइप नहीं आती। सेंट्रल एटम तो हो गई एक, तो सराउंडिंग एटम कम अज कम 2 होने चाहिए। सराउंडिंग एटम्स बी कम अज कम 2 होने चाहिए। एक वाली कोई एग्जाम्पल ना है, ना आपके सिलेबस में हो सकती है। तो अब आप देखें, तो हमने स्टार्ट लेना है, मैंने जो कैटेगराइज कर दिया है इन तमाम एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहले AB2 अब बढ़ा दें, बी का नंबर बढ़ा दें। AB2 के बाद AB3, AB3 के बाद AB4, AB4 के बाद AB5, AB5 के बाद आ गया AB6। ये आपके सिलेबस में 5 शामिल हैं, AB2 से लेके AB6 तक। तो पहले तो आपने ये माइंड में याद रख लेना है कि AB2 से स्टार्ट होगा, AB वाली टाइप है ही नहीं है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो AB2 से स्टार्ट होना है। AB सिलेबस में हमारे जो शामिल है वो AB6 तक है, AB2 से लेके AB6 तक। अब आ जाते हैं AB2 में। AB2 जो है इसकी ज्योमेट्री अगर लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर को ई से डिनोट किया जाता है। लॉन पेयर जो है उसको, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको ई से डिनोट किया जाता है। चूंकि AB2 लिखा है साथ ई नहीं है, मतलब इसमें लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर नहीं है तो हमने सीखा है ज्योमेट्री बनती है रेगुलर। रेगुलर ज्योमेट्री AB2 टाइप में लीनियर बनती है, AB3 टाइप में ट्राइंगुलर बनती है, AB4 में टेट्राहेड्रल, AB5 में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, AB6 में ऑक्टाहेड्रल। हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इनको 1 बाय 1 डिटेल से सीखेंगे, लेकिन उसके सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये माइंड में बिठा लें कि AB2 में लीनियर, AB3 में ट्रायंगुलर, ये रेगुलर ज्योमेट्रीज का आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, हम आगे देखेंगे कि रेगुलर ज्योमेट्रीज निकलनी कैसे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी इसको मतलब खाली बता के आगे नहीं गुजरूंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले ही अपना माइंड बना लेना है कि AB2 से AB6 तक शामिल है। और अगर लॉन पेयर ना हो तो AB2 लीनियर रहती है, AB3 ट्रायंगुलर है, AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, AB6 ऑक्टाहेड्रल। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों और कैसे है। अच्छा जी, AB2 और AB3 के अंदर हमने जो एग्जांपल सॉल्व करनी है वो सिंगल बॉन्ड के साथ भी करनी है और मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी एग्जांपल करनी है। और मैंने आपके लिए कैटेगराइज कर दिया है। लॉन पेयर सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में AB2 में और AB3 में शामिल है। AB4 लॉन पेयर के साथ आपके सिलेबस में नहीं है। AB5 लॉन पेयर के साथ, लॉन पेयर जो है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लॉन पेयर के साथ। AB6 लॉन पेयर के साथ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। लॉन पेयर वाली जो आपने करनी है वो सिर्फ और सिर्फ AB2 और AB3 है। तो आसान हो गया याद रखना। अब लॉन पेयर भी कितने, मैक्सिमम 2 तक जाना है। तो AB2 में AB2E1 और AB2E2, और अगर आ जाए AB3 में तो AB3E1 और AB3E2 भी हो सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। जो सिलेबस में है मैंने वहीं इन्हीं को कैटेगराइज किया है। तो अब आप देख लें कि आप, मैंने इसको क्लासिफाई कर दी, एक सिंपल तरतीब दे दी, बुक से इंतहाई आसान है। इस इमेज को माइंड में बिठा लें और अगले लेक्चर से पहले पहले इस क्लासिफिकेशन को, इस इमेज को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इंतहाई आसान होने वाला है, लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट भी होगा कि उसके अंदर ये सारा नॉलेज और सारे कंसेप्ट आप अप्लाई करके एक एक एग्जाम्पल की ज्योमेट्री डिटरमिन करोगे मेरे साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।